जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि लाल पीला होना का अर्थ क्या होगा। साथियों इस क्लास में सभी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और बताइए कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लाल पीला होना का अर्थ क्या होगा, तो साथियों आप बताएंगे क्रोध करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है क्रोध करना होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। चलिए बताइए कि सिर जो ये हथेली पर रखना का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों आप बताएंगे मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, मरने के लिए तैयार होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि टांग अरकाना का अर्थ है। चलिए बताइए कि टांग अराना का अर्थ क्या होता है। तो टांग अराना का अर्थ होता है साथियों अवरोध पैदा करना। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, अवरोध पैदा करना। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कि खो देने के लिए सही मुहावरा है। चलिए बताइए आप सभी लोग, खो देने के लिए यहाँ पे सही मुहावरा कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे खो देना के लिए सही मुहावरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाथ धोना होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, हाथ धोना होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि छंद का जो है ना सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर कि कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। बताइए कि कोई भी छंद जो है ये किससे विभक्त रहता है। तो कोई भी छंद जो है ये आपके चरणों में और यति में, इन दोनों में रहते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ पे ए और बी दोनों करेंगे, यहाँ पे दोनों में होगा। ठीक है, दोनों में ही होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि स्थायी भावों की कुल संख्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% जो है ना पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा और बताइए कि स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो अस्थायी भावों की कुल संख्या 11 है। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है 11 होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि शांत रस का यहाँ पे अस्थायी भाव क्या है। चलिए बताइए कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों सही जवाब होगा निर्वेद। ऑप्शन डी सही जवाब है, निर्वेद होगा, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होगा साथियों यहाँ पर हो जाएंगे रति। ऑप्शन डी करिएगा, रति होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि शब्द का यहाँ पे अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली यहाँ पे शक्ति कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे शब्द शक्ति। ऑप्शन ए करिएगा, शब्द शक्ति यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है आपका कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। तो शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। तो इनके कुल 3 भेद माने गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3 भेद माने गए हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि हाथ का मैल का अर्थ है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा। तो हाथ के मैल का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। क्या होगा यहाँ पे, तुच्छ वस्तु होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, तुच्छ वस्तु होगा।
आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। असंभव कार्य का संभव कर डालना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राम पढ़ता है। चलिए बताइए कि राम पढ़ता है कौन सा वाक्य है। तो राम पढ़ता है ये सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही जवाब है, सरल वाक्य होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। चलिए बताइए इसका सरल वाक्य क्या होगा कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसका यहाँ पे सरल वाक्य क्या होगा। तो इसका सरल वाक्य होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, संयुक्त वाक्य होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चलिए इसका बताएंगे क्या होगा वाक्य कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे का वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है। बताइए कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होगा, क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है आपका कि जंगल में लगने वाली आग क्या है। बताइए आप सभी लोग। तो जंगल में लगने वाली आग क्या होगा। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे दावानल, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा, दावानल होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता हो। चलिए बताइए कि जो बहुत बातें करता हो उसके लिए क्या होगा। तो जो बहुत बातें करता हो उसके लिए वाचल होता है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, यहाँ पे वाचल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि साहित्य से संबंध रखने वाला। चलिए बताएंगे कि साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए क्या होगा। तो साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए यहाँ पे हो जाएंगे साहित्यक, ऑप्शन ए सही जवाब है, साहित्यक होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि आलोक शब्द का यहाँ पे आलोक का विलोम शब्द है। चलिए बताइए कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन यहाँ पे बी सही सी सही जवाब है, अंधकार होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा। तो आप बताएंगे कनिष्ठ होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, कनिष्ठ होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अस्थावर का विलोम शब्द है। बताइए कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्थावर का जो विलोम शब्द होगा ये तो जंगम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, जंगम होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन है कि गमन का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। तो गमन का जो विलोम शब्द होगा ये आपके आगमन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, आगमन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि उपमान का यहाँ पे विलोम शब्द है। तो उपमान का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा। तो उपमान का विलोम शब्द होता है यहाँ पर उपमेय, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपमेय होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे अरि, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अरि होता है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन, पवन कीजिएगा सही जवाब, पवन यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 4 भेद होते हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। बताइए निम्न में से यहाँ पे रूढ़ शब्द कौन सा है।
तो यहाँ पे आपके रूढ़ शब्द हो जाएंगे पशु। पशु जो है ये आपका रूढ़ शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए बताएंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए सही जवाब है, संक्षेप होता है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।